आज का हमारा टॉपिक है रोमेटिक फीवर। क्या होता है रोमेटिक फीवर? कैसे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये ऑन द पर्पस फॉर एग्जाम, ये मान के चलिए अब एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं हर टॉपिक में आपको बता देता हूँ कि डेली लिविंग के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पज से कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ते थे उन्हें बोलते थे वो डेली लिविंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पज से तो है भी है। लेकिन ये वाला जो रोमेटिक फीवर है ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलो। उसका भी मैं वजह बताऊंगा क्यों, क्योंकि उसका एक डेटा है। रोमेटिक फीवर लेस देन 0.3% लोगों में ही मिलता है। लेस देन बोल रहा हूं मैं, लेस देन। ठीक है ना? तो लेस देन 0.3%, यानी जो इसकी जो होने वाली जो रेट है वो बहुत ही लेस है। तो इस वजह से इसको आपको जो एग्जांपल्स मिलेंगे तो वो भी बहुत रेयर मिलेंगे। तो इसका क्लिनिकल पर्पस से भी बहुत वैल्यू है, लेकिन डेली रूटीन लाइफ में आप इसको इतना नहीं देख पाओगे जितना हम अदर वन डिसीजेस को देखेंगे। लेकिन ये एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले टॉपिक है, खतरनाक आने वाला टॉपिक होता है रोमेटिक फीवर। ठीक है? तो व्हाट इज रोमेटिक? नाम से पहले समझते हैं। रोमेटिक का मतलब ही होता है, क्या होता है? रोमेटिक का मतलब ही होता है एनी कंडीशन दैट कॉज इन्फ्लामेशन। ऐसी कोई भी कंडीशन जो आपको इन्फ्लामेशन करा देती है। इन्फ्लामेशन वर्ड को गोल्डन वर्ड बना लेना। इन्फ्लामेटरी साइंस आप जानते हो कि 5 इन्फ्लामेटरी साइंस के हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? कि आपको इन्फ्लामेशन है तो आपको पेन होगा, आपको स्वेलिंग होगी, आपका टेम्परेचर है वो रेस कर जाएगा। ठीक है? पेन, स्वेलिंग, टेम्परेचर रेज, आपको रेडनेस होगी और प्लस इरिटेशन होगी। ये किसी भी इन्फ्लामेशन के 5 गोल्डन रूल होते हैं। जब भी आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो ये पांचों पॉइंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। रोमेटिक का मतलब ही होता है कि एनी कंडीशन जहां पर आपको इन्फ्लामेशन होने वाला है। यानी इतना तो हम समझ गए रोमेटिक से कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। और फीवर का तो मतलब हम समझते हैं, यानी रोमेटिक एक तरीके कोई ऐसा एक फीवर है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है। सर रोमेटिक से मुझे एक याद आ रहा है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था थर्ड ईयर में ऑर्थो में, डेट इज रोमेटिक अर्थराइटिस। रोमेटिक अर्थराइटिस भी तो करके पढ़ के आए हैं। जिनको याद नहीं है वो जाना मेरे थर्ड ईयर के उसमें यूट्यूब पर डला हुआ है ना, ऑर्थो की प्लेलिस्ट में। रोमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है वो भी हम समझते थे कि वहां पर जो हमारे जॉइंट्स थे वहां पर भी तो इन्फ्लामेशन होता था, साइनोवियल फ्लूइड वगैरह सब इन्फ्लामेटेड हो जाते थे। तो उसी तरीके से ये रोमेटिक फीवर है। ये रोमेटिक फीवर किस चीज का है, कैसे, इसे हम आगे समझेंगे। इसको रोमेटिक अर्थराइटिस से बिल्कुल भी लिंक नहीं करना है। ठीक है ना? मगर हाँ ये बात सही है कि वो जैसे अगर आपको याद है वो ऑटो इम्यून था तो ये भी ऑटो इम्यून है। यानी ऑटो इम्यून कैसे क्या होता है वो सब हम समझते चलेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब आगे जैसे जैसे कैच करते जाएंगे हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करते जाएंगे। तो एक सेकंड वन, हमेशा रोमेटिक के नाम से आप 3 चीजें सुनोगे। एक सुनोगे रोमेटिक अर्थराइटिस, एक सुनोगे रोमेटिक फीवर और एक सुनोगे रोमेटिक हार्ट डिसीज। ये 3 नाम आप हमेशा सुनोगे रोमेटिक के नाम से। ठीक है? अर्थराइटिस बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना? लेकिन रोमेटिक है इसलिए ये तीनों ऑटो इम्यून होते हैं ना। रोमेटिक का मतलब होता है कि जो चीज जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रही है वो ऑटो इम्यून हो रही है। ऑटो इम्यून का मतलब समझते हो ना? क्या होता है ऑटो इम्यून का मतलब? कि जो हमारी खुद के एंटीबॉडीज है, यानी जो हमारी खुद की इम्यूनिटी है वो ही हमें मारने लगी। क्योंकि हमारे एंटीबॉडी जो हमारी इम्यूनिटी है वो किसको मारने के लिए? जो बाहर के एंटीजेंस आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसे मारने के लिए होती है। लेकिन अगर इम्यूनिटी हमारी हमें ही डैमेज करने लग जाए, यानी खुद के ओन सेल्स को, खुद के ओन सेल्स को, यानी वो खुद के सेल्स को ही डैमेज करने लग जाए, तब उसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो रोमेटोइड वर्ड जहां भी आता है ऑटो इम्यूनिटी तो आनी है, यानी ये बात तो क्लियर है इन तीनों में। लेकिन अर्थराइटिस का मतलब होता है जब वो जॉइंट्स मरे, जब वो जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। रोमेटिक फीवर क्या है हम आज इसको समझेंगे, और रोमेटिक हार्ट डिसीज क्या है। देखो मैं आज आपको इतना बता दूं कि रोमेटिक फीवर की डेफिनेशन क्या होती है। रोमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लामेटरी, क्या ये एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जो किस किस चीजों को अफेक्ट करती है। रोमेटिक फीवर एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, नाम से बताया। ये आपके बॉडी के काफी पार्ट्स को एंगेज करती है, ये आपके बॉडी के मैक्सिमम पार्ट को खराब करती है। क्या क्या उनको एक बार समझने की जरूरत है। आपके बॉडी के ये कनेक्टिव टिश्यूज को अफेक्ट करती है, जितने भी बॉडी में आपके कनेक्टिव टिश्यूज है ना उनको अफेक्ट करते हैं, स्पेशली हर्ट। इस हर्ट पर गोल्डन मार्क बना लेना, ठीक है? अभी बताता चलूंगा। स्पेशली हर्ट को अफेक्ट करती है, आपके जॉइंट्स को भी अफेक्ट करती है, सीएनएस
यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करती है, आपकी स्किन को भी अफेक्ट करती है, आपके मसल्स को भी अफेक्ट करती है, आपकी सब क्यूटेनियस टिश्यूज को भी अफेक्ट करती है। इसको याद रखना कि इतने पार्ट्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि जब हम रोमेटिक फीवर पढ़ेंगे तो इन सब के सिम्टम्स हमें नजर आएंगे, हमें जॉइंट्स के भी सिम्टम नजर आएंगे, हमें हार्ट के भी आएंगे, हमें सीएनएस के भी आएंगे, स्किन के भी आएंगे, मसल्स के भी आएंगे, सब टिश्यूज के ना, सब क्यूटेनियस टिश्यूज के भी आएंगे। तब मैं आपको बताता चलूंगा, देखो हमने वहां जो पढ़ के आए थे वो सब यहाँ पर इन सब के सिम्टम्स आपको अपियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो तब आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल अपियर हमको दिख रहे हैं। अब होता क्या है, जब भी किसी को रोमेटिक फीवर होता है ना, उसमें जो मेजरली सिम्टम्स शो होते हैं ना, मेजरली ये समझ लो मोर देन 70% जो सिम्टम्स अपियर होते हैं वो होते हैं हार्ट में। कहाँ होते हैं? हार्ट में, इसलिए मैंने स्पेशली हार्ट लिखा था, ठीक है ना। बाकी सब में होते हैं, ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं होते, होते हैं, मगर 70% जो आप, क्योंकि रोमेटिक फीवर पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, इन सबको अफेक्ट करता है, मगर 70% जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ अफेक्ट होती है रोमेटिक फीवर में वो आपका हार्ट होता है। और जब आपका हार्ट रोमेटिक फीवर की वजह से अफेक्ट होता है, उसी का नाम होता है रोमेटिक हार्ट डिसीज, उसी का नाम होता है रोमेटिक हार्ट डिसीज। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो रोमेटिक अर्थराइटिस है वो कंप्लीटली अलग है और रोमेटिक फीवर कंप्लीटली अलग है, ये दोनों अलग है। फिर एक जो तीसरा वर्ड सुनते हो रोमेटिक हार्ट डिसीज ना, रोमेटिक अर्थ डिसीज इज इंक्लूडेड इन रोमेटिक फीवर। रोमेटिक हार्ट डिसीज कोई अलग से नहीं होता, रोमेटिक फीवर ही पहले होगा, उसके बाद रोमेटिक हार्ट डिसीज होगी। जब रोमेटिक फीवर इतना खतरनाक हो जाएगा आपकी बॉडी में कि वो आपके हार्ट को अफेक्ट करने लग जाएगा, तब आप उसे रोमेटिक हार्ट डिसीज कहते हो। क्या मैंने बोला कि वह रोमेटिक फीवर, जब उस रोमेटिक फीवर का जो आपके बॉडी में प्रेजेंट का समय, जो कम से कम किसी को रोमेटिक फीवर हो गया, और रोमेटिक फीवर के कम से कम लगभग ऐसा बोला गया है कि 5 से 10 साल लगते हैं। ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है, तो किसी को रोमेटिक फीवर हुआ नियर अबाउट 5 इयर्स तो लगते ही लगते हैं जब आपका हार्ट अफेक्ट होना स्टार्ट होता है। और जब आपका रोमेटिक फीवर में हार्ट अफेक्ट होना स्टार्ट होता है, उसी का हम नाम देते हैं रोमेटिक हार्ट डिसीज। तो एग्जाम में अगर रोमेटिक हार्ट डिसीज नाम से टॉपिक आता है तो वहां पर हम जो इतने सारे जो सिम्टम्स पढ़ेंगे, जॉइंट के भी, सीएनएस के भी, स्किन के, मसल्स के, सब नहीं लिख के आएंगे, सिर्फ हम हार्ट के लिख के आएंगे, सीधी सी बात है ना। और अगर रोमेटिक फीवर पूछा है तो वहां तो रोमेटिक फीवर के अंदर ऑलरेडी रोमेटिक हार्ट डिसीज तो इंक्लूड हो ही जाएगा, क्योंकि अभी सर आप बात कर रहे हो कि 70% हार्ट इफेक्ट होता है, तो हार्ट इफेक्ट होता है, हार्ट जो आपका अफेक्ट होता है, तो हमें हार्ट तो पूरा लिखना ही है। यानी रोमेटिक फीवर के अंदर आप रोमेटिक हार्ट डिसीज तो लिख के आनी ही आनी है, क्योंकि वो उसका पार्ट है। क्योंकि आप सर बार बार कह रहे हो कि जब भी रोमेटिक फीवर के अंदर आपका हार्ट अफेक्ट होने लग जाएगा, उसे आप रोमेटिक हार्ट डिसीज के नाम से मेंशन कर दोगे। क्लियर? तो 3 चीजों को लोग लेके चलते, बोले अर्थराइटिस अलग होता है, फीवर अलग होता है, हार्ट डिसीज अलग होता है, वो कंफ्यूज है। आप क्लियर समझो कि सर फीवर के अंदर ही हार्ट डिसीज आ रही है, कि जब फीवर आपका हार्ट को इन्वॉल्वमेंट में ले लेता है तब हम उसे रोमेटिक हार्ट डिसीज करके बोल देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी को सिर्फ रोमेटिक हार्ट डिसीज ही अलग से होके बैठ रही है, फीवर तो उसके लिए आना ही पड़ेगा। क्लियर? कैसे आएगा, क्या होगा, उस सब की बात हम करेंगे आगे। यानी अभी तक जो हमने डेफिनेशन क्लियर करी है वो हमने करी है रोमेटिक फीवर की। तो हमने एक वर्ड रोमेटिक हार्ट डिसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है जो कि इसी का सब पार्ट है। तो रोमेटिक हार्ट डिसीज की डेफिनेशन क्या लिखोगे फिर? अब इंग्लिश में खुद बना के लिखोगे, रोमेटिक हार्ट डिसीज इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट इज अफेक्टेड, है ना, इज अफेक्टेड परमानेंटली, हार्ट इज अफेक्टेड परमानेंटली एंड इट डैमेज किसके थ्रू? बाय रोमेटिक फीवर। जब आपको रोमेटिक फीवर हो रहा है उसकी वजह से आपका जो हार्ट डैमेज हो रहा है। और ये परमानेंटली वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोला रोमेटिक फीवर से कम 5 से 10 साल बाद लगता है, उसके बाद आपका हार्ट अफेक्ट होना स्टार्ट होता है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक ऐसा है कि ये एक बार किसी को रोमेटिक कंडीशन स्टार्ट हो गई तो वो फिर वो कभी भी आप उसको ठीक नहीं कर सकते, आप उसके सिम्टम्स पे काम करोगे। सर हम इसको ठीक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ऑटो इम्यून है, आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी खुद के ही सेल्स को मारने लग गई है। तो इम्यूनिटी भी आपकी, सेल्स भी आपके, आप कैसे मारोगे? आप अपनी खुद की इम्यूनिटी को ही मारोगे क्या? खुद की इम्यूनिटी को कोई कैसे मार पाएगा? कोई बाहर की चीज हो तो उसे मार दो। हम मेडिसिन देके क्या खुद की इम्यूनिटी? यानी अगर हम खुद को ही मारने लग जाएं, खुद को ही मारने लग जाए तो उसमें क्या दूसरे की गलती? फिर हम किसको सजा दें, किसको ठीक करें? तो यहां पर जो खुद की हमारी इम्यूनिटी, यानी हमारे जो खुद के एंटीबॉडीज होते हैं, हमारे बॉडी में एक रिलेशन होता है प्यारा सा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो भी कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल आता है
उसे हम एंटीजन के नाम से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और हमारे बॉडीज में होते हैं एंटीबॉडीज। जब भी ये एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ये एंटीबॉडीज आते हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं और इस एंटीजन को मारते हैं। बेसिक बात है, सिंपल है। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारे ही एंटीबॉडी, जो हमारे बॉडी के खुद के सेल्स होते हैं जो नॉर्मली हैं, उन्हें एंटीजन समझने लग जाते हैं, वो कंफ्यूज हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये हमारे सेल्स हैं, इन्हें नहीं मारना है, वो इन्हें ही मारने लग गए हैं। अब जब इन्हें मारने लग जाएंगे तो हम रोकें किसको? हम एंटीबॉडीज को नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर हम एंटीबॉडीज को रोकेंगे तो हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा डाउन करना पड़ेगा, और हम इतना ज्यादा इम्यूनिटी की बॉडी को डाउन करेंगे तो इम्यूनिटी डाउन होगी तो और हजारों बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर आके हमें लग जाएंगी। तो यहां पर हम क्या है, बस थोड़ा सा इसकी प्रोसेस को स्लो करते हैं, प्लस इसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं मेजरली हम उन पर काम करते हैं कि हम उनको रोकें, उनको कम करें। इसीलिए ये खतरनाक भी होती है, क्योंकि कोई भी आपकी ये एक तरीके से जेनेटिकल डिसीज हुई, तो आप जितने पढ़ के आए हो, जैसे आप एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पढ़ के आए हो, ये एसेंकुलर स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी लेक्चर पूरा डाला हुआ है, ये भी क्या था? ऑटो इम्यून था। यहाँ पर भी आपके रोमेटिक अर्थराइटिस, वो भी ऑटो इम्यून था। इसी तरीके से रोमेटिक फीवर है, ये भी ऑटो इम्यून है। तो उन सबके ट्रीटमेंट में हमने बोला ही था कि यहाँ पर हम इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो आपकी बॉडी ही खुद गलत कर रही है ना, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं होता। जितनी भी ये बात याद रखो, जितनी भी आपकी, जब आपकी बॉडीज अफेक्ट कर रही हैं, जैसे आपको माइस्थेनिया ग्रेविस है, जहां पर आपकी मसल्स अफेक्ट होती थी, है ना, मसल डिस्ट्रॉफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर भी क्या होता है, आपके मस्कुलर जो आपकी प्रोटीन होती थी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसको भी हम नहीं रोक पाते हैं, तो वहां पर भी सिम्टम्स पे काम करते हैं। तो इसका भी जब ट्रीटमेंट पढ़ोगे तो ऑन द बेस ऑफ सिम्टम पढ़ोगे, ना कि उस पर, ठीक है। तो अब हमने डिसीज रोमेटिक फीवर को क्लियर करा, व्हाट इज रोमेटिक फीवर, रोमेटिक हार्ट डिसीज को भी हमने अच्छे से समझा, हमने ये सारी बातें करी, ठीक है। अब सर एक हमें बेसिक बात समझाओ, ये हमें एक डाउट आया छोटा सा, क्या आया कि सर अभी आपने बताया कि बहुत सारी चीज, रोमेटिक फीवर है, बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है, आपने स्पेशली करके हार्ट तो लिख दिया था, फिर यहाँ पर एक सेकंड में आप जॉइंट भी लिख गए, और जबकि आप इससे पहले बता चुके हो कि जो रोमेटिक अर्थराइटिस है वो तो जॉइंट्स में ही होता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रोमेटिक फीवर और रोमेटिक अर्थराइटिस में जब दोनों में ही जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि भैया ये जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है रोमेटिक फीवर का है कि रोमेटिक अर्थराइटिस का है? देखो, रोमेटिक फीवर की वजह से बिल्कुल जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है, मगर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। ये आपका जो रोमेटिक फीवर जो बॉडी में आता है ना, स्पेशली आपके हर्ट के लिए ही आता है, बाकी जॉइंट्स को ये बहुत थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट में लेता है, और कुछ फ्यू वीक्स तक ही लेता है, कुछ फ्यू वीक्स तक इन्वॉल्वमेंट में लेगा, फिर जॉइंट्स को ठीक कर, फिर जॉइंट्स आपके इतने इन्फ्लामेटरी में से नहीं रहेंगे। लेकिन रोमेटिक अर्थराइटिस जो होता है वो क्या, वो मेजरली आपका सिर्फ जॉइंट्स को इन्वॉल्वमेंट में लेता है, और कुछ किसी में कोई सिम्टम दिखेंगे ही नहीं, और ये आपका हमेशा रहेगा, ये कुछ फ्यू वीक्स तक रहता है, ये ठीक हो जाता है, और प्लस ये लार्ज जॉइंट को इन्वॉल्वमेंट में लेता है बहुत पहले। ये रोमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉपर्टी क्या है, ये पहले स्मॉल जॉइंट को इन्वॉल्वमेंट में लेता है। तो एक ये भी ऐसे पॉइंट से तो थोड़ा उन दोनों को अलग करते हैं कि ये फ्यू वीक्स तक चलता है, इसके जो रोमेटिक फीवर की जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में आए, और इसका लाइफ टाइम चलने वाला है, ठीक है। ये पहले लार्ज जॉइंट को इन्वॉल्वमेंट में ले लेगा, ये स्मॉल जॉइंट, और फिर ये ठीक होने लग जाएंगे इसके जॉइंट्स, मगर इसकी जो बैंड बजेगी वो है आपका हर्ट। इसीलिए हम इसको हर्ट के अंदर पढ़ने वाले, और हम पढ़ेंगे कि हर्ट के अंदर क्या क्या होगा, चेंजेस होंगे, बाकी पढ़ेंगे सबका, मगर हम हर्ट का भी इसमें पढ़ेंगे। इन मोस्टली आफ्टर 10 to 15 years लेटर हर्ट इज डैमेज्ड इन रोमेटिक फीवर। अब ये जो इसकी कॉमन एज होती है ना, वो होती है 10 to 15 ईयर्स, ये जनरली बच्चों में होता है, ठीक है। कैसे होता है उसकी बात हम करेंगे आगे, अभी हम पहले समझते हैं आगे ये क्या क्या है। तो अभी तक हमने जितना भी ज्ञान दिया ना, ये एक भी ज्ञान आपको लिख के नहीं आना है, ठीक है ना, ये आपका पर्सनल ज्ञान है जो आपको अपने पास रखना है। अब कैसे इसकी डेफिनेशन लिखोगे सर, होता कैसे है, देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। रोमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लामेटरी डिसीज जो कि कैसे होता है, अकरिंग एज अ डिलेड सिक्वल टू फेरेंजियल इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। सर कुछ समझ नहीं आया, क्या लाइन लिखी थी मैं बताता हूं, इतना तो समझ आया कि एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है और ये डिलेड सिक्वल है। डिलेड सिक्वल का मतलब होता है कि पहले आपको कोई और डिसीज होगी, कौन सी, फेरेंजियल इन्फेक्शन। आप इतना तो समझते हो कि फेरेंजियल इन्फेक्शन क्या होता है, आपके फेरिंग्स का इन्फेक्शन यानी आपके गले का इन्फेक्शन, जो पहले, यानी सर इससे ये समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग में जो हमें होगा वो हमें फेरेंजियल इन्फेक्शन होगा, यानी हमारे गले में इन्फेक्शन होगा।
वो जब परसिस्ट करेगा बहुत समय तक, उसके बाद हमें रोमेटिक फीवर होना है। यानी ये लाइन तो ये कह रही है क्यों, क्योंकि डिलेड सिक्वेल है फेरेंजियल इन्फेक्शन का। सर जो फेरेंजियल इन्फेक्शन होना है वो किससे होगा, वो बैक्टीरिया से ही तो होगा ना। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई का बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, कौन से ग्रुप का बैक्टीरिया होता है, वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई का बैक्टीरिया होता है। और पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। इससे हमें होता है फेरेंजियल इन्फेक्शन। और वो फेरेंजियल इन्फेक्शन यानी गले का इन्फेक्शन जब बहुत समय तक परसिस्ट करता है, उसके बाद हमें होता है रोमेटिक फीवर। अब सर एक बहुत छोटी सी चीज पूछनी है कि गले में इन्फेक्शन तो बहुत लोगों को होता है, तो क्या वो सबको रोमेटिक फीवर हो जाता है। मैंने आपसे क्या बोला, ये है एक डिसीज ऑटो इम्यून। यहीं पर हमें एक थिन मार्क लाइन पकड़नी है। क्या होता है, देखो सपोज करो 10 बच्चों को गले में इन्फेक्शन हुआ, 10 में से 9 बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। एक बच्चे के जो गले का इन्फेक्शन, जो फेरिंजियल इन्फेक्शन था, वो आगे चल के कन्वर्ट हो गया रोमेटिक फीवर में। सर ये कैसे कन्वर्ट हो गया रोमेटिक फीवर में। देखो हम सब ऑटो इम्यून हो सकते हैं, हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं जानते कि ऑटो इम्यून जनरली क्या है, कोई जेनेटिकल की वजह से आता है। जैसे मास्थेनिया ग्रेविस में भी पढ़ के आए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी पढ़ के आए हैं। हम कहो आप हो रोमेटिक फीवर के लिए 10 to 15 ईयर्स, जो हमने बच्चों की एज बताई वो तो कॉमन बोलिए, बाकी हो किसी भी एज में सकता है। कहो आप हो ऑटो इम्यून, हम ऑटो इम्यून, तो हमें सर हमें पता थोड़ा ना चलेगा कि हमारी बॉडी ऑटो इम्यून है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक जेनेटिकल मार्कर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जेनेटिक मार्कर। आप बहुत सारे जेनेटिक मार्कर के नाम पढ़ के भी आए हो पहले। क्या अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए जेनेटिक मार्कर पढ़ाया था, उसका नाम था HLA DR2 या DR4। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो जेनेटिक मार्कर पढ़ाया था वो क्या था, HLA B27। और इसके लिए जो जेनेटिक मार्कर होता है रोमेटिक फीवर के लिए, वो होता है HLA DR3। ये इसका जेनेटिकल मार्कर होता है। क्या होता है, ये जेनेटिक मार्कर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये क्या होता है, ये कैसे भी आइए, कैसे आएगा, ये जेनेटिकली आता है। जो अपनी फैमिली जो रन कर रही है, अगर किसी के माँ बाप से एक बच्चे के अंदर आता है, ठीक है। अब जैसे ये आपके अंदर आ गया, ये होता क्या है HLA DR3। इसको मैंने पहले भी समझाया जब अर्थराइटिस वगैरह पढ़ा, यहां बताता हूं। HLA का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। और जो नीचे HLA था, बाकी सब में जो अलग अलग कोड थे ना, जैसे DR3 कोड इसका है। ये कोड होता है जो स्पेशली ये शो करता है कि ये रोमेटिक फीवर का। ऐसे हम लोग जब इसको फाइंड करा गया तो अपने साइंटिस्ट ने कोड दे दिए अलग अलग नाम, कि अगर हमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स अगर इस कोड का मिलता है तो उसको रोमेटिक फीवर होएगा। ऐसे करके कोड हमें दे दिए गए। ये ट्रेवल करता है बाई जेनेटिकली। अब ये कहो मेरे अंदर ये HLA DR3 था, अब ये क्या होगा, अब ये HLA DR3 होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में पड़ा हुआ होता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी कहो मेरे अंदर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बस अगर इस HLA DR3 को आपने ट्रिगर कर दिया, क्या नाम बोला मैंने, ट्रिगर कर दिया, तो आपको हो जाएगा रोमेटिक फीवर। तो आपको रोमेटिक फीवर होगा। ऐसे किसी के अंदर अगर B27 पड़ा है, वो ट्रिगर हो गया तो हो जाएगा क्या, स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिल। किसी के अंदर DR2 DR4 पड़ा है तो उसे हो जाएगा रोमेटिक अर्थराइटिस। तो ये नॉर्मली पड़ा हुआ होता है, ये शांत है। और जब तक ये शांत है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, कुछ नहीं होते, चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि जेनेटिकली मार्क है, जेनेटिकली है, जीन में आ रहा है आपके, तो वैसे शांति से पड़ा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा। अब वो ट्रिगर कब होता है, वो ट्रिगर होता है इसी बैक्टीरिया की वजह से। अब वो ट्रिगर पॉइंट हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कोई DR2 है, कोई वायरस से हो जाए, कोई किसी से हो जाए, तो सबके जो ट्रिगर पॉइंट है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो इसका जो ट्रिगर पॉइंट होता है DR3 का, वो ट्रिगर पॉइंट होता है यही, कौन सा, ये वाला बैक्टीरिया, ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, ये DR3 का ट्रिगर पॉइंट है। अब जिन लोगों में ये मार्कर प्रेजेंट होगा उनमें ये ट्रिगर कर देगा, और जिनका मैंने ट्रिगर कर देगा तो क्या होगा, जैसे ये ट्रिगर होगा उनकी बॉडी हो जाएगी ऑटो इम्यून। और जैसे ही वो ऑटो इम्यून होगी, वो हमारी जो हमारे खुद के एंटीबॉडीज हैं,
वो हमारे ही सेल्स को मारना स्टार्ट कर देंगे। अगर अब वो सेल अगर हार्ट के सेल्स को मार रही है तो आपका हार्ट इन्वॉल्वमेंट, इसमें तो सब इन्वॉल्वमेंट में आ रहा था, हार्ट भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी वो हार्ट के सेल्स को भी मारेगी, जॉइंट के सेल को भी मारेगी, सीएनएस के सेल को भी मारेगी, स्किन के सेल को भी मारेगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू के सेल को भी मारेगी, मसल्स के सेल को भी मारेगी। और जिसको भी मारते हैं तो हमारी बॉडी में जब भी कोई मरता है तो हमेशा इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस रन करती है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब भी होगी इन्फ्लामेशन तो होना ही है। तो फिर इसी वजह से ये एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है। क्लियर? तो बस ये ट्रिगर होना जरूरी है, जिन लोगों में नहीं होगा इसीलिए 0.3% से भी लेस होता है, क्योंकि इसके लिए आपके अंदर जेनेटिक मार्कर प्रेजेंट होना चाहिए। वरना नॉर्मली लोगों को फेरेंजियल इन्फेक्शन बच्चों में हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गए ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.3% से भी कम चांसेस होते हैं कि किसी का जो ये इन्फेक्शन है वो उसमें हो जाए। अब लोगों क्या बोलेंगे, सर अब क्या आएगा, अरे हमें तो पता नहीं क्या गले में इन्फेक्शन हुआ था, हमने दवाई ववाई ली ठीक हो गया, पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया कि ये सब इतनी उसको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, ये सब हो गया। तब समझ आता है कि अच्छा इसको इसके अंदर ये प्रेजेंट था, इसको रोमेटिक फीवर हो गया, वो ट्रिगर्ड हो गया, ठीक है ना। अब वो ट्रिगर होना जरूरी है, जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा आपका वो नहीं होगा। तो रोमेटिक फीवर आप समझ आ गया, इट प्राइमरली इन्वॉल्व्स द हार्ट जॉइंट, सीएनएस, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल ऑल्सो, ठीक है। यहां पर एक मैं आपको बहुत प्यारी लाइन बता रहा हूं जिसको बोलते हैं स्कारलेट फीवर। क्या बोलते हैं? स्कारलेट फीवर। वो मैं अभी आपको समझाता हूं कैसे क्या बोलते हैं, जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब ये जो फेरेंजियल इन्फेक्शन होता है, आप जानते हो ना गले का फेरेंक्स का इन्फेक्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? वो ग्रुप ए के स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था, लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम होता है बीटा, ये नाम याद करना पड़ेगा कि बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है। अब सर इससे तो समझ आ रहा है कि जो बैक्टीरिया का अगर हम नाम पकड़े तो हीमोलाइटिक तो नाम जाना पहचाना लग रहा है क्या? हीमोलाइटिक का सर मतलब ही होता है कि आरबीसी का रप्चर करना। ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये आरबीसी को रप्चर करता है, ठीक है। और बाकी ये बैक्टीरिया का खुद का इन्फेक्शन है जो आपके गले में इन्फ्लामेशन कराता है, इन्फेक्शन कराता है। और ये बैक्टीरिया क्या है सर? ये बैक्टीरिया एक ट्रिगर पॉइंट है, जो हमारे बॉडी में अगर ये जेनेटिकल मार्कर प्रेजेंट हुआ तो ये हमारी बैंड बजा देगा, सीधी सी बात है। अब ये क्या होता है, ये अब इसमें बेसिक क्या होता है कि एक नॉर्मल, अभी रोमेटिक फीवर बिल्कुल ध्यान भूल जाओ, बिल्कुल उसको हटाओ साइड से, बेसिक पढ़ो। बेसिक क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, अगर ये नॉर्मली मुझे और आपको हो गया तो हमको क्या करा देगा, हमको करा देगा फेरेंजाइटिस, जो आपको क्या फेरेंजियल इन्फेक्शन क्या करा देगा, फेरेंजियल इन्फेक्शन। जैसे ही बैक्टीरिया हमारे गले में या हमने मतलब इंक्यूबेट करा या कुछ भी करा हमारे बॉडी के अंदर गया तो 1 से 5 वीक बाद इसके सिम्टम शो होते हैं, ठीक है। यानी नॉर्मली हमको क्या कराएगा, ये हमको कराता है स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। क्यों? स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का वो है कोड नाम है, और फेरेंजाइटिस आपको होता है, तो इसलिए इसको स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस बोलते हैं, और इसको स्ट्रेप थ्रोट भी बोलते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, ये आप में और हम सब में हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप थ्रोट। इसका एक नाम और होता है, उस नाम को बोलते हैं स्कारलेट फीवर। ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों को याद रखना है और लिख के आना एग्जाम में। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं स्कारलेट फीवर। व्हेन ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस कॉज इन्फेक्शन इन फेरेंक्स और एंड इफ यू, और जब आपको हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस देन वी कॉल्ड एज स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर इज नॉर्मल, जो बच्चों में होता है, जिसको हम क्या करेंगे सर? सीधी सी बात है, बहुत बच्चों जैसी बात है सर, ये बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक खिलाएंगे बाहर से, पेनिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं, उसको खिला देंगे, बेचारे बच्चे का वो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, बच्चा ठीक, खत्म बात, नॉर्मल। तो क्यों रोमेटिक फीवर पढ़ना पड़ा? अब अगर इसके आगे की एक कदम आगे की स्टेज अगर हो गई फिर उसको बोलेंगे रोमेटिक फीवर। व्हेन स्कारलेट फीवर अगर किसी को हुआ, स्कारलेट फीवर अगर किसी को हुआ, व्हेन स्कारलेट फीवर इज कन्वर्टेड इनटू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देन वी कॉल्ड एज रोमेटिक फीवर। अगर इस स्कारलेट फीवर में आप ऑटो इम्यून और जोड़ दो, सिर्फ ऑटो इम्यून, तो ये बन जाता है रोमेटिक फीवर। और ऑटो इम्यून कैसे होगा वो अभी मैं आपको पूरा समझा चुका हूं कि चले आपकी बॉडी में जेनेटिक मार्कर होता है, वो ट्रिगर हो जाता है इस बैक्टीरिया से। वो करेगा कैसे क्या उसको हम समझेंगे आगे। क्लियर? तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको स्कारलेट फीवर क्यों बोलते हैं सर, थोड़ा बताओ नाम से, जिससे हमें आगे याद रहे। ये जो बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया होता है ना, ये जनरली एक आपके बॉडी में टॉक्सिन को रिलीज करता है, इसका नाम ही होता है स्कारले। स्कारले, एक स्कारले करके होता है जो, और इसका मतलब होता है रेडनेस। रेडनेस, ये जब भी आपके इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी में ना रेड रेड दिखते हैं, रेड रेड पैचेस पड़ जाते हैं पूरे गले में, पूरी बॉडी में रेड रेड पैचेस पड़ने लग जाते हैं। इसका
है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा था स्कारलेट फीवर। और ये स्कारलेट फीवर में अगर ये सब हो गया तो देखो आपको दिखाऊं, स्ट्रेप थ्रोट दिखाता हूँ, स्ट्रेप थ्रोट दिखाता हूँ पहले कैसे एकदम गले पर, इसकी पहचान कैसे करोगे। स्ट्रेप थ्रोट पे स्कारलेट फीवर भी दिखाऊंगा। अगर स्ट्रेप थ्रोट की जो रेड साइन है ना वो पूरे इस तरीके से पड़ जाते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जो बच्चों में कॉमन है, हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और मैं अगर इसी को स्कारलेट फीवर डाल दूंगा तो क्या मतलब होता है कि वो ही अगर रेड जो साइन है वो पूरे बॉडी में पड़ने लग जाए तो उसे फिर स्कारलेट फीवर बोलने लग जाते हो। अगर सिर्फ वो रेडनेस सिर्फ गले गले में है, वो एक ही बैक्टीरिया से रही है, देखो कंफ्यूज मत होना मैं क्या कह रहा हूं, मैं फिर वो लाइन सुनो। अगर उस बैक्टीरिया से जो आपका रेडनेस और ये जो सिम्टम्स है सिर्फ गले गले में दिख रहे हैं तो आप उसको स्ट्रेप थ्रोट बोल देते हो। और वही अगर जो पूरे सिम्टम्स आपकी पूरी बॉडी में दिखने लग जाए तो उसे स्कारलेट फीवर बोल देते हो। लेकिन स्कारलेट फीवर हो चाहे स्ट्रेप थ्रोट हो, वो होती एक ही चीज से, कौन से बैक्टीरिया से, ग्रुप ए बीटो हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। और यही अगर आगे चल के उसने अगर आपको ट्रिगर कर दिया तो आपको रोमेटिक फीवर हो जाएगा, इसको स्कारलेट फीवर बोलते हैं। क्लियर। ये नॉर्मली हम एंटीबायोटिक्स वगैरह ये सब खिलाते हैं, ठीक हो जाता है बच्चे का, ठीक है। तो इसमें देखो स्कारलेट फीवर में उसको टंग में भी दिखेगा, एकदम टंग भी रेड हो जाती है, इसको स्ट्रॉबेरी टंग बोलते हैं ना, ऐसे दिखते हैं। टॉन्सिल, क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानने का। क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, रेड रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी में, फीवर आएगा, सॉर थ्रोट हो जाएगा, क्योंकि गले में भी अपन ने देखा गले में सॉर थ्रोट हो जाएगा। आपके जो लिम्फ नोड्स है ना नेक में वो लार्ज हो जाएंगे। टॉन्सिल्स है ना ये आपके एकदम फूल, देखो स्वॉलन दिख रहा है, ये टॉन्सिल्स आपके स्वॉलन कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। तो ये सब स्कारलेट फीवर के साइंस होते हैं और ये बच्चों में बहुत कॉमन है, हो जाता है तो डॉक्टर्स दवाई देके ठीक कर देता है। मगर अगर कोई ऑटोइम्यून हुआ तो फिर वो रोमेटिक फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम रोमेटिक फीवर की तरफ चलते हैं। कैसे पैथोजेनेसिस है, बहुत सिंपल पैथोजेनेसिस है कि ये जो पहली वाली स्टेज है ना ये आप में से हमको किसी को भी हो सकती है, ठीक है। इसको स्टेज नंबर 1 बोलो। ये आपको में से हमको सबको किसी को सकती है कि स्ट्रेप्टोकोकस का जो बैक्टीरिया था पायोजेंस था उसका नाम क्या था, उसका नाम था ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक। वो हमारी बॉडी में क्या छोड़ता है, एक एंटीजन छोड़ता है ना, जिसके खिलाफ ही तो हमारी है, वो एक एंटीजन छोड़ता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन। वो क्या करता है, वो हमारी आरबीसी को तोड़ता है, रप्चर करता है, उसका नाम ही था। ये तो नॉर्मल हमारे आप में सब में हो सकता है ना, आरबीसी को भी रप्चर करता है प्लस आपके फेरेंक्स में भी इन्फेक्शन करता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस थी जो हर किसी को हो सकती है। मगर वो रोमेटिक फीवर में कैसे कन्वर्ट होगी अब उसको समझना है। इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, बीटा हीमोलाइसिस, जो अभी हम पढ़ के बार बार आ चुके हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस थी। अब क्या होता है, अब हमें समझना है थोड़ी आगे की प्रोसेस। हमारे बॉडी में देखो नॉर्मली क्या होगा, एक नॉर्मली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली जो इस बैक्टीरिया को मारने आते हैं। जो इस बैक्टीरिया को मारने आएंगे ना नॉर्मली तो अभी आएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी का हम एक ही रूल जानते हैं कि ये एंटीजन है सर, तो हमारे एंटीबॉडी इसको मारने आते हैं। कैसे मारने आते हैं, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया इसकी जो आउटर वॉल होती है इस पर हाईली एंटीजेनिक एम प्रोटीन चढ़ी होती है। ये हाईली एंटीजेनिक होती है एम प्रोटीन, और ये एम प्रोटीन नाम से होती है, इसको याद करना है। इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो हाईली प्रोटीनियस होती है और वो एम प्रोटीन से बनी होती है। ये हाईली एंटीजेनिक है। तो ये हमारी बॉडी में ये सब नॉर्मल प्रोसेस चल रही है, अभी कुछ आगे नहीं चला, नॉर्मल समझना, ठीक है। ये एम प्रोटीन है तो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा और एंटीबॉडीज बनेंगी। अब इसमें तो ये नॉर्मल होना चाहिए सर, के एंटीबॉडीज बनेंगे और इस बैक्टीरिया को मारेंगी, क्लियर। मगर जिन लोगों में DR3 प्रेजेंट होगा, यानी जिन लोगों में प्रेजेंट होगा और वो अगर ट्रिगर हो गया तो अब क्या होगा कि जो अब जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो उस बैक्टीरिया की जगह, उस बैक्टीरिया को तो नहीं मारेंगी, बैक्टीरिया को तो नहीं मारेंगी, खुद के ही सेल्स को मारने लग जाएंगे। मारना तो बैक्टीरिया को चाहिए, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि उस बैक्टीरिया को मारे हमारी बॉडी। और 99% केसेस में यही होता है, 99 भी नहीं, 99.7%, 99.7% से भी ज्यादा केसेस में क्या होता है कि हमारे बैक्टीरिया को ही मारते हैं। लेकिन जिन लोगों में जेनेटिकली प्रेजेंट है तो उनमें बैक्टीरिया को ना मार के खुद के ही सेल्स को मारने लग जाती हैं। और वो सेल्स कहां कहां के हो सकते हैं, हम बात अभी कंप्लीटली इसको करके आ चुके कि वो हार्ट के भी, जॉइंट के भी, सब जगह के वो सेल्स होने लगते हैं। ये अब स्टार्ट हो गया यहां से, इसलिए क्योंकि ये तो नॉर्मल बनती, मगर अब इस अगली लाइन हम किसके लिए लिखेंगे, ऑटो इम्यून के लिए, है ना, क्योंकि हम रोमेटिक फीवर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, वो एंटीबॉडीज अब बैक्टीरिया को ना मार के किसको मारेंगे, खुद के ही बॉडी के ओन सेल्स को। क्रॉस रिएक्ट विद बॉडीज ओन सेल,
जैसे हमारे अगर हार्ट के, जॉइंट के, स्किन के जिस जिसके सेल्स को मारेंगी वहां पर आपका वो पार्ट खराब होता चला जाएगा, क्योंकि वो सेल मर रहे हैं। और जहां भी सेल मरेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, सेल को वो मारेगी, तो इन्फ्लामेशन तो होना ही है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, सेकेंड ईयर में पढ़ के आ चुके हो कि जहां भी कुछ होना है वहां इन्फ्लामेशन तो होना ही होना है। क्लियर? तो पहला रीजन तो हमें ये समझ आ गया। दूसरा एक रीजन और ऐसा देखा गया, ऐसा बिलीव करा गया है, ये ऐसा रिसर्च में देखा गया है, बिलीव करा गया है कि क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना, जो बैक्टीरिया ये जो अपन पढ़ के आए, ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री भी करने लग जाता है। मॉलिक्यूलर मिमिक्री का मतलब क्या होता है सर?